प्रतिपक्ष मोहन कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, केदारनाथ में चुनाव जारी है, लगातार आप भी निरीक्षण कर चुके हैं, देख चुके हैं, माहौल भी भाप चुके हैं। किस तरह की तैयारियां भी हैं और क्या कहीं किस तरह का जनभावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं? देखिए, पिछले सप्ताह लगभग एक सप्ताह मुझे केदारनाथ चुनाव में रहने का मौका मिला। मैं वहाँ रहा तो जन भावनाएं सरकार के खिलाफ हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो केदार शिला को ले जाकर बुराड़ी में केदार धाम बनाए जाने की जो तैयारी सरकार की है, वो कहीं ना कहीं एक हमारे जो प्रदेश के साथ, जो हमारे प्रदेश की आस्था का प्रतीक है केदारनाथ बाबा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास। उनके केदारनाथ के नाम पर पूरी दुनिया हमें जानती है, पूरा देश हमें जानता है और पूरी दुनिया देश से लोग यहाँ जो है कि अपनी आस्था में दर्शन करने के लिए आते हैं। और उस केदारनाथ धाम के व्यापारीकरण के लिए, व्यवसायीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो केदार शिला को ले जाकर वहाँ उद्घाटन किया, मुझे लगता है कहीं न कहीं उसमें जो है कि जन भावनाएं आहत हुई हैं। उसके अलावा चार धाम यात्रा, जिसका डंका तो सरकार पीटती है, लेकिन धरातल पर वहाँ के जो व्यवसायी हैं, डोली वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, होटल व्यवसायी हैं, अन्य लोग हैं, वो सब मान रहे हैं कि जो है कि चार धाम यात्रा लगातार जो है कम होती जा रही है। जहाँ बद्रीनाथ से लेके केदारनाथ तक 1 लाख से ज़्यादा जो है लोगों को रोकने की व्यवस्था है, उधर पर 20,000 लोग भेजे जाते हैं, डाइवर्ट करे जाते हैं, तो उससे भी लोग वहाँ आहत हैं। और भर्ती घोटाले का विशेष असर है युवाओं में। ये जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर्ती घोटाले में लगातार दिखाई दे रहा है, संलिप्तता दिखाई दे रही है भाजपा के नेताओं को, और पुलिस की पैरवी के बाद वो छूट कर बाहर आ गए, उसका आक्रोश है। महिलाओं में अंकिता हत्याकांड और अन्य जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर आक्रोश है। खासकर अंकिता हत्याकांड में जब पूरा प्रदेश मांग कर रहा था सीबीआई जांच हो, तो आप जो है कि सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज का मुद्दा है, वहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज का मुद्दा है, और सड़कों का स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। ऊखीमठ इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो लोग परेशान हैं। और कई गाँव में कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोगों ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का कि जन विरोधी नीतियां आपकी जो हैं उससे जनता खुश नहीं है, आईना दिखाने का काम करेगी। सर, मुख्यमंत्री जी कस्में खाते हुए भी नजर आ रहे हैं स्टेज पर। किस रूप में आप उनको भी देख रहे हैं और क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भगवान की सौगंध खाते हैं। देखिए, वो तो आपको सारे वीडियो आ गए हैं कि बुराड़ी में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, तो जनता जान रही है। कस्में खाने से कुछ नहीं होता, अब तो इम्तिहान का समय है। तो क्या लग रहा है सर, वो सोना चोरी का जो आपने मुद्दा उठाया हुआ है वो काम करेगा? देखिए, वो तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इतने कुंटल सोना चढ़ाया गया है। अब जब वो सोना नहीं मिला तो कहाँ गया सोना, क्या कार्रवाई हो रही है, कौन लोग ले गए, सरकार ने उस पर क्या किया, ये तो पूरे प्रदेश के और केदारनाथ के लोगों के मन में प्रश्न है। हम मानते हैं कोई सोना चोरी हो गया, घटना हुई, तो उस घटना पे सरकार ने क्या जांच करी, कितना सोना था, कैसे चुर गया, कपाट बंद थे, सुरक्षा रहती है, तो किसकी मिलीभगत से चुर गया, मंदिर कमेटी के पदाधिकारी क्या कर रहे थे, सरकार की सुरक्षा क्या कर रही थी, अगर घटना हुई है तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? तो ये बड़ा प्रश्न लोगों के मन में है। जी, लगातार आप कंस्ट्रक्शन की बात भी करते हैं कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, तो क्या लगता है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं आने वाले समय में? देखिए, जिस चीज़ को जितनी शक्ति सहने की क्षमता हो उतना ही करना चाहिए। अपने स्वार्थ में उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो निश्चित है प्रकृति है वो अपना रूप दिखाएगी। आप 2 उपचुनाव आप जीते, अब तीसरे पर लगातार टक्कर है, बीजेपी से ही सीधा सामना भी है आपका, तो क्या माने, क्योंकि बीजेपी तो लगातार जीत के दावे भी कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम जाल फैलाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के मत पर, अपने सत्ता के अहंकार पर, अपने सरकारी धन के दुरुपयोग पर और खूब सारा पैसा खर्च कर कर वो सोच रही है केदारनाथ की जनता को खरीद कर हम चुनाव जीतेंगे। और केदारनाथ की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को बाहर के रास्ता दिखाने का। जी भुवन जी, अभी सीएम साहब के हम एक बयान में पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही अपनी हार सुनिश्चित कर चुकी है और उन्हें लग रहा है इसलिए वो झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो दूध का दूध पानी का पानी 23 तारीख को हो जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है।
अच्छा, कई बच्चे भी आपसे मुलाकात करते हैं, खासकर वो जो स्टूडेंट्स हैं, और वो कहते हैं कि सरकार चुनाव नहीं करा रही है। हालांकि कॉलेजेस में इलेक्शन होने थे और हमने देखा कि बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई। आज भी जो स्टूडेंट्स हैं वो धरने पर बैठने को मजबूर हैं। किस रूप में आप उनको देख भी रहे हैं, क्या कहें? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि प्रदेश में हम बहुत सारे शिक्षण संस्थान चला रहे हैं। कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, एमए एमएससी करते हैं, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीसीए बीबीए कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है। तो सबके अपने अपने क्षेत्र हैं और वो आगे जाकर उन क्षेत्रों पे काम करेंगे। ऐसे ही महाविद्यालय से राजनीति भी एक क्षेत्र है जो आने वाले समय में जो है प्रदेश का, देश का नेतृत्व करेंगे, क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। तो ये राजनीति भी एक विषय है महाविद्यालय का, जिस पर भारतीय जनता पार्टी अंकुश लगाना चाह रही है। मैं खुद छात्र संघ का अध्यक्ष खटीमा रहा हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे छात्र नेता हैं जो आज कोई विधायक हैं, कोई सांसद हैं, कोई अन्य पदों पर हैं, कोई ब्लॉक प्रमुख हैं, कोई चेयरमैन हैं। तो नेतृत्व निकालने के लिए ही छात्र राजनीति है, वो भी एक विषय ही समझिए उसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलता को हम क्या कर सकते हैं? जब नगर पालिका का चुनाव, जो 5 साल पहले जब नगर पालिका का बोर्ड बना, तब अगले 5 साल बाद चुनाव कब होगा ये तय हो गया था। उस तिथि पर वो चुनाव नहीं करा पा रही है। तो छात्रों की तिथि की बात तो 1 साल में चुनाव होता है, वो कहाँ करा पाएगी? और दूसरी बात, जो हमारे विश्वविद्यालय थे उनकी स्वामित्व है, वो सब कुछ करती थी। इसी सरकार ने नियम बनाया कि प्रदेश में एक दिन में एक साथ चुनाव होंगे और इन्होंने बैरिकेड लगाया। उन्होंने उनके जो स्वतंत्र अधिकार हैं उसे ख़त्म करने का काम किया है। ये जो है अम्ब्रेला एक्ट भी लाए हैं, उससे यूनिवर्सिटी के अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आज जो है एडमिशन की बात कर रहे हैं तो इन्होंने प्रयाग पोर्टल बना दिया जिसे सचिवालय से कंट्रोल किया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी के अधिकारों को छीन रहे हैं। उसी के तहत ये महाविद्यालय के चुनाव भी इन्होंने रोके हैं। पहले महाविद्यालय के चुनाव इन्होंने रोकवाए, अब कहते हैं कि कुलपति जो नहीं करा पाई, जो है कि यूनिवर्सिटी नहीं करा पाई। तो ये झूठ है और ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे प्रदेश में पहले एक बहुत बड़ी घटनाएं हुई जिनमें छात्र नेताओं ने आत्मदाह किया और कई की मृत्यु भी हुई। निर्मल पांडे है, गंभीर सिंह कठायत पौड़ी है और भुवनेश बिष्ट जो है हल्द्वानी है। तो भुवनेश बिष्ट ने भी छात्र संघ चुनावों को लेकर आत्मदाही घोषणा करी थी और उनकी मृत्यु हुई थी। तो कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए तो सरकार को जरा गंभीर होना चाहिए और छात्रों की बात को सुनना चाहिए और चुनाव करवाना चाहिए। सर, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि राज्य में भू कानून को लेकर भी लगातार अब मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हाल फिलहाल में नोटिस भी जारी किए गए हैं। मनोज बाजपेयी हों, चाहे तो फिल्म एक्टर, और ऐसे भी कई लोग हैं। तो क्या लग रहा है, क्या सख्त भू कानून लाने की दिशा में बढ़ रही है सरकार? हम किस सरकार की बात करें? हम किस सरकार की बात करें जो भू कानून लाएगी? ये सरकार तो इसमें भी ब्लैकमेल कर रही होगी। आप समझिए, जब तिवारी जी के समय पर 500 स्क्वायर मीटर खरीदने का अधिकार था, उसे 1000 स्क्वायर, उसे जो है 250 स्क्वायर मीटर खंडूरी जी ने किया। फिर उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह जी ने कहा कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं, और लेकिन जिस प्रयोजन के लिए आप ज़मीन खरीदेंगे, व्यापारिक प्रयोजन के लिए या कृषि के प्रयोजन से, आपको वही प्रयोजन करना पड़ेगा। आप लैंड यूज चेंज नहीं करा सकते। फिर 2022 में इसी सरकार ने जो है उसमें चेंज किया 143 में कि आप करा सकते हैं चेंज। अब अपने ही नियम को बनाए हुए को अब कह रहे हैं जी हम सशक्त भू कानून लाएंगे। तो उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने, बाहर के लोगों ने यहाँ ज़मीन खरीदी, उन्हें ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। जी, राष्ट्रीय खेल भी होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, किस रूप में आप उनको देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि बच्चों को इससे जोड़ा जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय खेल होने चाहिए। हमारी सरकार ने इंटरनेशनल स्टेडियम जो है हल्द्वानी में खड़ा किया, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम। मुझे तो लगता है कि ये उसकी सफाई भी नहीं कर पाते होंगे। और हमने स्कीइंग के गेम जो है ओनली में अंतर्राष्ट्रीय गेम कराए थे, ओनली में, जब कांग्रेस की सरकार थी। पिथौरागढ़ में एयर एडवेंचर के गेम्स कराए गए थे। और सरकार अगर ये कराती है तो अच्छी उपलब्धि है, कराना चाहिए, लेकिन ऐसा कराए कि अगली बार भी आने के लिए लोग तैयार हों, लगे कि हाँ ये गेम हुए हैं, हम जा सकते हैं, हमें सुविधाएं मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है और प्रतिष्ठा अच्छी है, तो कराएं तो स्वागत है उसका। जी, महिला अपराध भी लगातार बढ़े हैं प्रदेश में, आपने देखे भी होंगे। और लगातार क्योंकि अपराध की श्रेणी बढ़ रही है उत्तराखंड में, जो कि बिल्कुल शांत प्रदेश माना जाता था। देखिए, अपराध की श्रेणी लगातार बढ़ रही है और दुख इस बात का है कि जो जहाँ भी महिला अपराध की बात आ रही है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे 70% भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस पर निकल के आ रहे हैं। चाहे आप अंकिता हत्याकांड की बात करते हैं, चाहे आप हरिद्वार रुड़की की घटना की बात करते हैं, चाहे आप चंपावत की बात करते हैं, चाहे हम सल्ट की बात करते हैं, चाहे हम नैनीताल जिले की बात करते हैं, जहाँ जहाँ भी घटनाएँ हुई हैं, कहीं ना कहीं जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें आए। तो इसका मतलब है कि सरकार के अहंकार में पदाधिकारी भी इतने अहंकारित हो गए हैं कि वो सोच रहे हैं हम कुछ भी कर लें तो पुलिस हमारी है, सरकार हमारी है। और क्योंकि पुलिस का दुरुपयोग पूरे टाइम सरकार कर रही है, और आप देख रहे होंगे जो अपराधी हैं वो छूट कर भी जल्दी आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो लचर होती जा रही है
और जो है अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार सख्ती से कदम नहीं उठा पा रही है, अपराधियों के साथ सख्ती से व्यवहार नहीं कर पा रही है, उनका संरक्षण कर रही है, इसलिए ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सर, स्वास्थ्य सेवाओं पर अक्सर आप भी मुद्दा उठाते हैं, सदन में भी मुद्दा उठाते हैं और कई बार सड़कों पर भी देखने में नज़र आता है कि आप लोगों के साथ मिलकर के ये बात कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। ऐसे में क्या माने, क्या प्रदेश में 24 साल हो गए हैं प्रदेश को बने हुए, उत्तराखंड को अलग से राज्य का दर्जा प्राप्त हुए, तो क्या अभी तक स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं हो पाई? सर देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं हैं और मैं इस बात को बिल्कुल सख्ती के साथ कह सकता हूं। मैं अपने हॉस्पिटल की घटना कहता हूं। खटीमा में 100 बेड का हॉस्पिटल है। अभी एक जो है कि वहाँ सर्जन आए और उनका ट्रांसफ़र कर दिया 3 महीने। हमारे यहाँ पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री ने 13 आईसीयू दे रखे हैं, 5 एनआईसीयू दे रखे हैं, वो चलते नहीं हैं, वो बंद रहते हैं। लोग धक्के खा रहे हैं। एक्सरे में टेक्नीशियन एक है, आप जो है कि सुबह 8 से 3 बजे तक जाएंगे तो एक्सरे होगा, और गंभीर रूप से घायल लोग आते हैं, उन्हें सरकारी अस्पतालों में छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, एक्सरे के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये तो खटीमा जैसे तराई वाली स्थिति है जहाँ 100 बेड का अस्पताल है। तो आप समझिए कि इस चुनाव के दौरान मैं ऊखीमठ में भी गया था, तो अगर प्रसव करना है तो उसके लिए ऊखीमठ में भी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ के लोग कह रहे थे ऊखीमठ वो होना चाहिए, हमें दूर जाना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं कि जहाँ सरकार स्वास्थ्य के, सुशीला तिवारी हमारा बड़ा अस्पताल है, बड़े संसाधन उसमें है, बड़ा खर्चा सरकार का है, लेकिन वहाँ जाकर क्या जो मरीज है उसे इलाज मिल पा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी अभी मेरी बात हो रही थी तो न्यूरो फिजिशियन सुशीला तिवारी जैसे मेडिकल कॉलेज में न्यूरो फिजिशियन नहीं है, और जो है कि और भी बहुत सारे डॉक्टर नहीं हैं। जो मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बना रहा है उसी मेडिकल कॉलेज में पूरे डॉक्टर नहीं हैं, तो बाकी जगह की हम क्या कल्पना कर सकते हैं। अभी आप बीच में जो घटना हुई थी, बस गिर गई थी यहाँ सड़क के पास, तो उसमें जो है रामनगर को रिफर सेंटर बनाया करके रामनगर के स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था। वो रिफर सेंटर बना रखा है। रामनगर जैसी संवेदनशील जगह जहाँ से सल्ट, रानीखेत और जो है हमारा विक्यासेन, ये पूरा इलाका जो है जुड़ता है। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य की दिक्कत होती है वहाँ से रिफ़र होकर रामनगर आता है। तो रामनगर जैसी जगह जो कि एक सेंटर है एक इलाके का, जैसे हल्द्वानी है वैसे ही रामनगर भी है, खटीमा है, हल्द्वानी है, रामनगर है, कुमाऊँ के 3 सेंटर हैं। अलग अलग जगह से पहाड़ों के लोग अलग अलग जगह पर आते हैं, और आप जाएंगे रामनगर को, रात को पूरी रात मार्केट खुली रहती है क्योंकि आवागमन जारी रहता है। तो ऐसी जगह पर आप अस्पताल नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप समझिए कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएँ और प्रदेश में अन्य जगहों पर क्या होंगी। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि 24 साल का उत्तराखंड हो गया है। 24 साल पहले जो सोचा था कि उत्तराखंड के लिए ऐसा होगा, क्या वो हो पाया है? क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उत्तराखंड के लिए की जाती हैं। क्या लग रहा है, क्या 24 सालों में उत्तराखंड वो बन पाया है जो उसको बनना था? देखिए, मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि जब उत्तराखंड बना और 2002 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी, पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, उस सरकार में उत्तराखंड ने तेज़ी से विकास किया। आप देखेंगे कि औद्योगिक विकास अगर हम कहेंगे, उस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ, जिसमें सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, सैलागुई, हज़ारों की संख्या में उद्योग लगे और लाखों की संख्या में उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार भी मिला। उसके अलावा मुझे लगता है 30-40 से ज़्यादा महाविद्यालय उस समय बने, और उसके अलावा इंटर कॉलेज, हाई स्कूल का उच्चीकरण हुआ, इंटर कॉलेज बने, चारों ओर सड़कों के जाल बिछाए गए, स्वास्थ्य की सुविधाओं को तेज़ी से बढ़ाया गया। उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई तो फिर उसमें कहीं न कहीं विराम लगा, और फिर विराम लगता ही चला गया। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हमारे यहाँ स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको मुझे लगता है देश के पटल पर पहचान मिलनी शुरू हुई, और जो है बहुत सारे स्कूलों को उच्चीकरण किया गया, डिग्री कॉलेज नए खोले गए, सड़कें बनाई गई, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार आई, वो उनको मेंटेन भी नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास का पहिया रुक जाता है। आज प्रदेश में हम बात करें तो राज्य के खनन, जो हमारा प्राकृतिक रोजगार है, उसको हैदराबाद की कंपनी को दे देते हैं। प्रदेश में आपदा का ध्वंस प्रदेश झेलता है, उसके बाद जो रोजगार पैदा होता है उसे हैदराबाद के लोग करते हैं। गांव-गांव शराब पहुंचाई जा रही है, दुकान के साथ उपदुकान खोली जा रही है। जो अधिभार था उसे आधा कर दिया गया, जो पहले कम दुकानें थी अधिभार आधा कर दिया। राजस्व कैसे बढ़ने की बात करते हैं। सदन में जो है आपदा और भ्रष्टाचार और 4 धाम यात्रा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सरकार चर्चा नहीं कराती है। तो सारी व्यवस्थाएं, और देख रहे हैं लगातार हत्याओं के भी आप बात करेंगे तो लूट और हत्याएं और जो बलात्कार लगातार तेजी से बढ़े हैं। मुझे लगता नहीं कि पहले कभी ऐसे होता था। काशीपुर में हत्या हो गई, गदरपुर में हत्या हो गई दिन दहाड़े, रुद्रपुर में हो गई, खटीमा में 2 जगह 3 जगह हत्याएं हो गई। तो लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी के काफिले से 500 मीटर दूर 20 करोड़ की चोरी के लगभग
रिलायंस के शोरूम पे चोरी हो जाती है, उसका कुछ पता नहीं है। हरिद्वार में बीच बाजार में दिन दहाड़े लूट हो जाती है, यहाँ लूट हो जाती है, कुछ पता नहीं। तो आप देखेंगे तो लूट, हत्याएं और बलात्कार लगातार उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार की नाकामी है, इसको जनता भी देख रही है और आपके माध्यम से भी दिखाया जा रहा है, हम भी बोल रहे हैं इस बात को। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। भुवन कापड़ी जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। राज्य सरकार छात्रों को नौकरी देने के लिए लगातार दावे भी करती है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि उनको नियुक्ति पत्र तो दिया गया, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई है विभागों में। उनसे बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं किस तरह की परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को और क्या ये मामला है, पूरा ये समझाने की कोशिश करें पहले। सर हमारे सरकार माननीय पुष्कर धामी जी ने हमारे लिए जो जूनियर इंजीनियर बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जिसमें हम करीबन 1100 अभ्यर्थी थे और 1100 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं। तो 20 सितंबर द्वारा हमारे माननीय धामी जी ने और जो हमारे सतपाल महाराज जी, इन सब ने हमारे नियुक्ति पत्र बांटा है 20 सितंबर को। और जो कि हमारे साथ 14 करीबन विभाग थे, सभी को नियुक्ति ज्वाइनिंग दे दी है, उनके विभाग द्वारा दे दी गई है। लेकिन हमारे विभाग जो कि ग्रामीण निर्माण विभाग है, जिसमें से 138 को तो ज्वाइनिंग दे दी है, लेकिन हम 63 बच्चों को छोड़ दिया गया है। अब हम इनके पास जब जा रहे हैं, सभी शासन के पास जा रहे हैं, विभाग के पास जा रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ा गया है, तो उनका कहना है कि हम आपके लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन रास्ता ढूंढते ढूंढते आज 1.5 महीने ऊपर से ज़्यादा हो चुका है, 2 महीना करीबन कंप्लीट होने वाला, लेकिन अभी भी इनका कोई हमारे लिए कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो हम ये जितने भी बच्चे हम इसी तरह इधर उधर भटक रहे हैं और आज हम यहाँ पे विधायक सर से मिलने आए ताकि ये हमारे लिए कोई रास्ता निकालें। तो बस इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई हमारे लिए कुछ सोचे, लेकिन लगता नहीं है कि कोई हमारे लिए कुछ सोच रहा है। अभी कितने लोग हो आप लोग और क्या लग रहा है कि क्यों ये नियुक्ति नहीं दी गई है आप लोगों को? सर हम 63 स्टूडेंट जो जेई हैं वो रह गए हैं, बाकी सबकी ज्वाइनिंग हो गई है। और ये हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आरडब्ल्यूडी निर्माण विभाग है। और सर उनका ये कहना है कि संविदा वाले स्टे लेके आए हैं और इस वजह से हमारे पास सीट वैकेंट नहीं है और हम लोग इसलिए आपको नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो जब अगर ऐसा था तो आपने अध्याचन निकाला क्यों या फिर इतने पद निकाले क्यों, अगर हमारे लिए नियुक्ति मतलब पद थे नहीं तो अगर वैकेंट अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टे जब तक हटेगा नहीं तब तक इनको ऐसे ही रखा जाएगा। उसमें भी बोल रहे बीच का रास्ता, तो बीच का रास्ता अभी तक कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे को दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है कि कोई बीच का रास्ता इन्होंने सोच भी रखा है। मतलब सोचा होगा तो वो निकाल नहीं रहे हैं। और अगर उसमें ये है कि कभी कुछ बोलते हैं कि हम लोग वैकेंट जो सीट हम लोग हैं उसको अलॉट कर देते हैं थोड़ी सी, तो वो भी चीज़ नहीं हो रही है कि वित्त पास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इस तरीके से मतलब ये बहकावा दे रहे हैं बस। अच्छा, नियुक्ति पत्र भी आपके पास है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज अभी तक आपकी हो चुकी हैं, क्या क्या हुआ अभी तक वो सर, नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग में हो चुका है, मतलब हम विभाग में चयनित होकर आ चुके हैं। और अब पोस्टिंग हमारे साथ के 138 बच्चों को मिल गई और हमें छोड़ा गया है। उसमें से हम 63 में से तो 47 महिलाएं हैं और अच्छी अच्छी रैंक के हैं सारे बच्चे। 1094 में से सारी अच्छी रैंक वाले बच्चे हैं हमारे। मतलब 10 विभाग हमने छोड़े हैं, पहली प्रेफरेंस दी है इस विभाग को कि हमें मतलब अच्छा कार्य करेंगे इसमें। और उसके बाद अब ये बोल के कि स्टे है, तो सर स्टे वैकेंट तो ये केस तो चलते रहेंगे कोर्ट में, और हमारे लिए क्या किया जा रहा है फिर? हम नियुक्ति पत्र लेके ही घर में थोड़ी ना बैठ सकते हैं सर। इतने हम भी तो 10-15 साल से 10 साल बाद हमारी ये वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की। इतने साल से हमारे माँ बाप हमारे लिए मेहनत करते हैं, अब तब भी हमें मतलब एक नियुक्ति पत्र के भरोसे बैठाया दिया जाएगा तो सर आगे की जनरेशन कैसे पढ़ाई करेगी सर? मतलब फिर इंस्टीट्यूट बंद कर दीजिए। अगर आप नियमित करना चाहते हैं, आउटसोर्स वालों को करना चाहते हैं, तो फिर हमें मतलब जो नई जनरेशन है उनको बोल दीजिए कि भाई तुम मेहनत मत करो फिर। तो हमारे लिए तो फिर अब ये नियुक्ति पत्र एक कागज़ बन के रह गया ना सर। तो अभी कहाँ से आप लोग आए हुए हो, कहाँ से हो आप लोग? सर मैं ऋषिकेश से हूँ, मैं रोज़ आ रही हूँ, HOD में आ रही हूँ, जहाँ जहाँ बोल रही हैं सब जगह आ रहे हैं। इतना तो हमारा सर फाइनेंशियली खर्चा हो रहा है, मेंटली हम सब लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि मतलब हमें नियुक्ति पत्र मिले हुए अभी 2 महीने होने वाले और सब बच्चों की जब ज्वाइनिंग हो गई थी तो उसमें 1 महीने होने वाले। तो अब समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ के मतलब जो हम 63 लोग हैं, हमारी ज्वाइनिंग और पोस्टिंग कब होगी। हमको बस ऐसी आश्वासन दे देते हैं मुंह से कि आप रुक जाइए, कुछ दिन रुक जाइए, इतने टाइम तक हो जाएगा। कभी हमें 11 तारीख की डेट, कभी 18 तारीख की डेट पे बस डेट दे रहे हैं कि तब तक रुक जाओ, तब तक रुक जाओ। लेकिन वो डेट भी निकल जाती है पर हमारे लिए किसी तरफ से कोई ऐसे ठोस कदम नहीं दिखाई देता है कि हमारे लिए कुछ काम हो रहा है। हर कोई हमें बोलता है कि अभी रुको रुको, हम बहुत टाइम से रुक रखे हैं सर। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। और ऐसा लग रहा है हमको बस बहकावे में रखा गया है और ऐसे ही आगे भी रखेंगे। तो क्या कुछ अब आप लोग मांग भी कर रहे हैं सरकार से या फिर शासन के लोगों से? किन किन लोगों से अभी तक बातचीत हो पाई है आप लोगों की?
सर हमने हर किसी से बात करने की कोशिश की। रोज़ हम अपने एचओडी में बैठे रहते हैं, चीफ सर से मिलते हैं। सर चीफ सर ये बोलते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है संविदा वालों का। सचिव मैम से मिलते हैं, वो बोलते हैं कोर्ट में केस चल रहा है संविदा वालों का। नियुक्ति पत्र बांटने हमें चीफ मिनिस्टर आए, हमारे सचिव आए, हमारी सब आए, इस विभाग के बड़े बड़े मंत्री आए, सतपाल महाराज जी आए। तो आज जब नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा नियुक्ति पत्र, तो पोस्टिंग लेने के लिए हमें कोर्ट के भरोसे क्यों बैठा रहे हैं? नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा तो सर पोस्टिंग भी तो वही देंगी ना। अब पोस्टिंग की बारी आती तो कहते हैं कोर्ट मिस्ड है। जब कोर्ट ने ही हमको ज्वाइनिंग देनी थी तो तुमने ये चीज़ का ड्रामा क्यों किया? ये ड्रामा ही था ना सर। हम देहरादून कितनी बार आ चुके हैं सर, मैं क्या बताऊँ। मैं रामनगर से आ रखी हूँ। रामनगर इनको क्या लग रहा है यहाँ पे स्कूटी घुमाई और आ गई? सर रामनगर से 5वीं बार आ गई हूँ। और हमारे पेरेंट्स रोज़ पूछते हैं कहाँ रह रहे हो, क्या खा रहे हो। सर उनके बच्चे अगर इस स्थिति में होते, उनको रहने की जगह नहीं होती, खाने की जगह नहीं होती, तो क्या वो परेशान नहीं होते? क्या हमारे पेरेंट्स की कोई इमोशंस वैल्यू नहीं? मेरी मम्मा को हर महीने दिल्ली इलाज ले आना पड़ता है सर, लेकिन मैं नहीं जा सकती। सर उनसे बोलो ना कि हमारी ये मजबूरी है, तो बोलते हैं जाओ अपने घर में मज़े करो। कैसे मज़े करें सर? मज़े कर सकते हैं हम इस स्थिति में? सर मैं तो बिल्कुल मज़े नहीं कर सकती सर। सबके हालात देखो सर। सर मेरी मम्मी अभी दिल्ली गई हैं दिखाने, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं नहीं जा सकती उनको दिखाने। सर मेरी यहाँ पे आना मजबूरी है। कोई सर अभी भी हम कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमको पता है सर। सर ये ड्रामे ये सब क्यों? आग लगा दो इस नियुक्ति पत्र को, भाड़ में जाए नियुक्ति पत्र। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पोस्टिंग दे दो बस। मुझे हाथ जोड़ती हूँ सर। सीएम सर केदार, किसी को अपने चुनाव की पड़ी है, किसी को अपने को बचाने की पड़ी, किसी को कोर्ट में नहीं जाना है। वो सीएम सर वहाँ बैठ रखे केदारनाथ में सर, हम यहाँ बैठ रखे हैं सर। वो सर बोलते हैं बाबा केदार सब देख रहे हैं। सर ये नहीं देख रहे बाबा केदार, हम यहाँ बैठ रखे हैं यहाँ पे, अब कोई नहीं देख रहा हमको। सर मैं यही बोल रही हूँ, मुझे भाड़ में जाए नियुक्ति पत्र, भाड़ में जाए इनके इलेक्शन सर, हमें दे दो सर ज्वाइनिंग। हम इतने इरिटेट हो चुके हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना सर। जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई, मैं इतनी एग्रेसिव थी, इतनी इमोशनल थी सर। आज मेरे ना आंसू आते हैं ना मेरा एग्रेशन आता है। मैं इतनी हेल्पलेस, इतनी इमोशनलेस हो चुकी हूँ ना सर, मैं घर पे बात भी नहीं कर पाती। क्या बोलूँ घर वालों को? वो अपने दुख से लोग लड़ रहे हैं, मैं अपना दुख सुनाऊँ सर? मैं दुख सुनने वाला भी कौन है हमारा? ये सुन नहीं रहे, वो सुन नहीं रहे, कहाँ जाएँ हम सर? मीडिया वालों के पास आके भीख मांग रहे हैं सब, भीख मांग रहे हैं। हमने एग्ज़ाम दिया है, हमने क्वालिफाई किया, 3 साल से हम लड़ रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं। हमारा तो हक है ये। हम यहाँ बैठ रखे सर, हमारे साथ वाले ऑफिस जा रहे हैं, उनकी सैलरी आ गई। सैलरी भी सर बहुत दूर की बात है, हमें तो कह रहे हैं हमें पोस्टिंग ही दे दो। अब सैलरी की भी नहीं पड़ी सर अभी तो हमें। सर अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पीए वीए जो भी उनके असिस्टेंट जो भी सुन रहे हैं, हम लोगों की बात तो सर क्या ही सुनेंगे, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। अगर थोड़ी भी उन पे पहुँच रही, थोड़ी भी उनके दिल में हमदर्दी है, थोड़ी सी भी सिंपत्ति है अपने ही स्टेट के बच्चों के लिए। सर खटीमा के बच्चे आ रखे हैं, खटीमा से उठे हैं, खटीमा के हैं ना सीएम सर, वहाँ के बच्चे आ रखे हैं। थोड़ी भी सिंपत्ति होगी ना सर, हमारी बात उनकी जूँ तक जाएगी सर, कुछ तो होगी और हमारे लिए सर पोस्टिंग देंगे। सर प्लीज़ पोस्टिंग दे दो हमें। कब से आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? और इतना लंबा समय होने के बावजूद जब पोस्टिंग नहीं मिल पाती तो कितनी दिक्कतें हैं? सरकार को क्या कुछ आश्वासन किस तरह से दे रही है राज्य सरकार, और आप लोगों का क्या कुछ कहना है? सर सरकार तो बस इधर से उधर नेताओं में भटका ही रही है। आश्वासन के नाम पे क्या है, बस कह रहे हैं कि कोर्ट के वेट करो, कोर्ट की डेट का वेट करो, हियरिंग का वेट करो। हियरिंग भी चली गई, सब कुछ चले गया, लेकिन फिर बोल रहे हैं वेट करो। सर कितना रुके हम? पिछले 10 साल से तो वैकेंसी आई, बड़ी मुश्किल से तो वैकेंसी के लिए भी लड़ना पड़ा हमें। रिजल्ट आया, उसके बाद फिर यही इन्होंने नियुक्ति पत्र कैसे बांट दी जब इनके पास इतनी सीट वैकेंट थी नहीं। तो नियुक्ति पत्र तो इन्होंने अपने को बस चुनाव में जितवाने के लिए बांट दिए सर, और हम अब ऐसे रोड में भटक रहे हैं जगह जगह। कब से आप लोग मतलब ऐसे घूम रहे हैं? कब आप गए, किन के पास गए, क्या धरना करने को मजबूर हो रहे हैं आप लोग? सर 20 सितंबर को इनका एक भव्य कार्यक्रम था जहाँ पे सीएम सर ने हम सबको नियुक्ति पत्र देने थे। और जहाँ तक मुझे पता है तो जो दूसरा डिपार्टमेंट है, हमारा जो डिपार्टमेंट है सेकंड कट ऑफ गई है, जो फर्स्ट कट ऑफ गई है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है। तो जो पीडब्ल्यूडी वालों का जो नियुक्ति पत्र 20 को उनको भी मिला, 21 को उनको पोस्टिंग दे दी गई है। तो हमको अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अभी तक हम ऐसे ही भटक रहे हैं सर। और हमेशा बोला जाता है कि 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, और पता नहीं है सर कुछ भी। बस बहाने देते हैं कि पहले डीवी कराने आ जाओ, फिर कहते हैं कि अभी कुछ ये बहुत कुछ बोलते हैं कि मैं तो चमोली से आ रही हूँ सर, और रहने का नहीं है, खाने का नहीं है, मतलब देखना पड़ रहा है क्या, मतलब सब कुछ मैनेज खुद से ही करना पड़ रहा है, और ज्वाइनिंग के ये हाल है सर। थैंक यू हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो इन बच्चों को आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशान है और लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र तो दे दिया, आखिर नियुक्ति कब देंगे? लगातार वो यही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों के कई बच्चे हैं जो कि यहाँ पर हैं और अभी भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अगर नियुक्ति पत्र दिए हैं तो नियुक्ति भी जल्दी से जल्दी दे दो। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।